नमस्कार दोस्तों। हम शिक्षा मनोविज्ञान देख रहे थे और शिक्षा मनोविज्ञान में आज हमारा टॉपिक रहेगा सीखने के प्रतिफल। दोस्तों इसके साथ अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक अनुसार, वहां पर जाकर दोस्तों आप सभी टॉपिक है उनकी क्लासें देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आप सभी साथी है जो अगर शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप इंपोर्टेंट 555 पर्सन इसके साथ जो यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई गई है इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए दोस्तों एप्लीकेशन पर, जो आपको मिलेगी प्ले स्टोर के अंदर। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर दोस्तों ऐप स्टोर के अंदर जाकर आप है जो जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए वहां से परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले काम कीजिए, एक बार सभी साथी है जो एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? सीखने के प्रतिफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और इसको हम आज यहां पर आसानी से समझेंगे कि सीखने का जो प्रतिफल, जैसे कि हम रेट की बात करें तो रेट में इस बार ये नया टॉपिक जोड़ा गया है और बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आए थे कि सर सीखने के प्रतिफल टॉपिक करवाइए, तो आज इसको ही हम कंप्लीट करेंगे। बस आप ये क्लास देख ले, बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास रहेगी और इतना याद कर ले, इससे बाहर आपके पर्सन नहीं जाने वाला है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों सीखने के प्रतिफल होते क्या है। बच्चे कई तरीकों से सीखते हैं, जैसे सुनकर, खेलकर, पढ़कर, काम करते हुए, किसी चीज को देखते हुए। दोस्तों सभी प्रकार से बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तरीकों से सीखते रहते हैं। इस तरह से सीखने से उनके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड का बोला है तो आप जाओगे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ऐसे पहले ये काम नहीं करने वाले थे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया ना दोस्तों। तो इस तरह सीखने से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन जब महसूस किए जाते हैं या आकलित किए जाते हैं, जो परिवर्तन होता है उनको हम महसूस करते हैं या उनको हम आकलित कर लेते हैं, तो यही क्या कहलाते हैं, सीखने के प्रतिफल कहलाते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सीखने के उपागम के अंदर जो सीखने की प्रतिफल है वो क्या है, दक्षताएं होती है जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा निरंतर विकसित और संवर्धित किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जो सीखने के प्रतिफल है ये क्या दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी के द्वारा विकसित और संवर्धित किया जाता है दोस्तों। अब बात यहां पर करते हैं कि जो सीखने का प्रतिफल है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। तो सीखने की प्रतिफल की आवश्यकता देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्विति अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु पहली चीज यह है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है हमारा 2009, उसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीखने के प्रतिफलों की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। यह आपको सीधा याद रखना, सीधा 4 ऑप्शन देकर आएगा कि निम्न में से सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, तो यह याद रखना है दोस्तों। दूसरा है आयु अनुरूप अपेक्षित स्तर, कौशल विकास एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा को परिभाषित करने हेतु सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के सटीक जांच हेतु, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हेतु सीखने की जो प्रतिफल है इसकी क्या पड़ी थी दोस्तों, आवश्यकता पड़ी थी। इसी के अनुरूप हम देख सकते हैं कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर क्या करना है, अगर अवस्थित करना है तो उसके प्रयास में भी सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता पड़ी थी, या राष्ट्रीय स्तर की जो शैक्षिक आकांक्षाएं हैं उनको क्रियान्वित हेतु भी सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता पड़ी थी दोस्तों। ये थी 3 जो सीखने के जो प्रतिफल है इसकी आवश्यकताएं। आगे हम देखते हैं दोस्तों उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या है दोस्तों। पहला उद्देश्य है दोस्तों हमारा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षण, जो गुणवत्ता युक्त शिक्षण है यह सुनिश्चित करना जो सीखने का प्रतिफल है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है दोस्तों। इसको ध्यान से भी देखना है। दूसरा है बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना। बालक क्या सीख रहा है,
कितनी प्रगति कर रहा है, उसको जांचने के लिए मानदंड तय करना भी किसका है, सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है। अब दोस्तों आगे देखेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन कैसे बनकर आएगा उद्देश्य से। निम्न में से सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य नहीं है, या निम्न में से सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन को वहां पर चुनना होता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, तीसरा उद्देश्य क्या है मित्रों, देखते हैं। तीसरा उद्देश्य है विषय की प्रकृति, विशेषताओं, पेडागोजी एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझाना। जो विषय की प्रकृति है, विषय की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, पेडागोजी मतलब शिक्षण विधियां, क्या पेडागोजी है, एवं सीखने के प्रतिफल, इनके साथ प्रकृति, विशेषताएं और पेडागोजी के साथ किसको, सीखने का जो प्रतिफल है, इसको भी समझाना दोस्तों। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है दोस्तों, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। सीखने के जो प्रतिफल है, इनके द्वारा जो शिक्षण की गुणवत्ता है दोस्तों, इसके अंदर सुधार के लिए क्या करना, सतत प्रयास करना। नेक्स्ट है 5वां नंबर दोस्तों, शिक्षण को विषय तक सीमित न रहकर विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को प्रयास द्वारा जीवन कौशल विकसित करना। दोस्तों सीखने के प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो शिक्षण कार्य होता है उसको हम क्या करते हैं, विषय तक ही रखते हैं, उसको विषय तक ना रखकर उसको बच्चे के, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के द्वारा बच्चे का जीवन कौशल विकसित करने तक रखना दोस्तों। यह भी सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है। वैसे और भी बता देते हैं दोस्तों कि विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु उनकी उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक द्वारा अभिभावकों से साझा करना, यह भी क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आपकी स्क्रीन पे है, प्रत्येक विषय के दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिन्हें विद्यार्थियों को एक समय अंतराल में अर्जित करने हैं। प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय प्रवेश में विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। इसके बाद पाठ्यचर्या अपेक्षाएं दी गई है, जो एक प्रकार से वे क्या है, दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें विद्यार्थी को एक समय अंतराल में क्या करना रहता है, अर्जित करना रहता है। नेक्स्ट है बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। जो ये सीखने के प्रतिफल है दोस्तों, ये जो बच्चों की प्रगति है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, उसके आकलन में मदद करते हैं दोस्तों। जैसे गुणात्मक हो या मात्रात्मक हो, उसमें जो आकलन है, जो प्रगति है, उसका आकलन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरी हमारी विशेषता, उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद के लिए प्रतिफलों के साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी सुझाई गई है। क्या कह रहा है दोस्तों, उपलब्धि और समझ के लिए, उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ साथ, दोस्तों यहां पे समझिए दोस्तों, यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं कि उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद के लिए प्रतिफलों के साथ, ये तो क्या हो गई, विद्यार्थियों की, शिक्षकों के लिए हो गई, लेकिन शिक्षकों की बात की जा रही है कि साथ साथ सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, मतलब कौन सी क्रियाएं, पेडागोजिकल प्रोसेस की प्रक्रिया भी इसके अंदर सुझाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार प्रतिफलों को संज्ञानात्मक कठिनाई वाले बच्चों हेतु लचीले बनाए जा सकते हैं। क्या विशेषता है इसके अंदर, समझिए दोस्तों क्या कहना चाहता है। जैसे कोई बच्चा है जो संज्ञानात्मक कठिनाई है दोस्तों उसके, यानी बौद्धिक रूप से वो कमजोर है, तो उसके लिए जो ये प्रतिफल है इनको क्या बनाया जा सकता है, लचीले, आसान भी बनाए जा सकते हैं दोस्तों। यह प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु है जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। इन प्रतिफलों को दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि प्रतिफल है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं, तो प्रतिफल दोस्तों गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मापे जाते हैं, इसका मतलब दोनों प्रकार के होते हैं दोस्तों, यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये विशेषताएं हो गई प्रतिफल की, सीखने के प्रतिफल की। अब आगे देखते हैं कि सीखने के प्रतिफल के अंदर सामग्री क्या क्या चाहिए, सामग्री का विवरण देखते हैं दोस्तों। सीखने के प्रतिफल पुस्तिका को शिक्षकों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालयों हेतु तैयार किया गया है।
किन के लिए? जो सीखने के प्रतिफल पुस्तिका है उसको किसके लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन आ जाएंगे 4 नीचे दोस्तों, शिक्षक, प्रशिक्षक, अभिभावक, विद्यालय, विद्यार्थी। कोई सा भी ऑप्शन देकर एक ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, याद रखना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए सीखने के प्रतिफल की जो पुस्तक है वो क्या है दोस्तों। प्राथमिक स्तरीय सीखने के प्रतिफल पुस्तिका, सीखने के प्रतिफल को गतिविधियों के साथ दर्शाया गया है। प्राथमिक स्तर मतलब खेल कूद के जगह, तो वहां पर गतिविधियां मतलब खेल कूद के साथ इसके अंदर बताया गया है दोस्तों। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण विषय पर सामग्री दी गई है। तो प्राथमिक स्तर में जो विषय चलते हैं उनके बारे में अंग्रेजी चलती है, हिंदी चलती है, गणित चलती है, पर्यावरण चलती है, तो इनके बारे में विषय सामग्री प्राथमिक स्तर के जो सीखने प्रतिफल पुस्तिका है उसमें दी गई है। विषय की प्रकृति, पाठ्यचर्या की विशेषताएं, इस हेतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है चीज दोस्तों। एक तो जो विषय की प्रकृति है, विषय की प्रकृति होती है दोस्तों, पाठ्यचर्या बनाई जाती है तो उसकी विशेषताएं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है और जो सीखने प्रतिफल है, इनको क्या किया गया? समन्वित रूप से जो प्राथमिक स्तरीय पुस्तिका है उसके अंदर दिए गए हैं दोस्तों। यह हो गया प्राथमिक स्तरीय पुस्तिका। अब आगे देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तरीय पुस्तिका में क्या दिया गया है दोस्तों। यह पुस्तिका कक्षा स्तर एवं बालकों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर सीखने के प्रतिफल की जो पुस्तिका है वो बालकों का जो कक्षा स्तर है, बालकों का कौन सा कक्षा स्तर है और बालकों के बौद्धिक विकास को ध्यान में रखकर क्या की गई है? तैयार की गई है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भावनात्मक जुड़ाव, उत्सुकता, परिवेशीय समझ, विश्लेषण करना, सृजनात्मकता, तार्किकता आदि दक्षताओं की प्राप्ति हो सके। इस पुस्तक में ऐसा कुछ किया गया है दोस्तों जिससे क्या हो सके? छात्रों का भावनात्मक जुड़ाव हो सके, उनमें उत्सुकता हो सके, परिवेश समाज की उनमें समझ हो सके, विश्लेषण करने की क्षमता उनमें जागृत हो सके, सृजनात्मकता की ओर वो अग्रसर हो और तार्किकता आदि दक्षताओं को क्या कर सके? वो प्राप्त कर सके दोस्तों। आगे देखिए, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसके जो विषय हैं वो इस पुस्तक के अंदर सुझाए गए हैं दोस्तों। अब आगे आएगी दोस्तों कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती कैसे है दोस्तों। सीखने सिखाने की प्रक्रिया 3-4 बिंदु इसमें देखेंगे दोस्तों। पहला बिंदु है CCE या SIQE के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम एवं तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के समन्वित क्रियान्वयन द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयासरत है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर क्या है कि पहली बात जो शिक्षण कार्य होना दोस्तों वो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात जो शिक्षण हो वो गतिविधि आधारित हो, गतिविधि के साथ शिक्षण कार्य हो दोस्तों। तीसरी बात कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के समन्वित क्रियान्वयन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन भी उन बालकों का, उन छात्रों का किया जाए। इन तीनों का समन्वित रूप से ही बालकों का क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का बिंदु है वो है हमारा निर्धारित आकलन सूचकों के द्वारा प्रक्रिया का आकलन। निर्धारित कुछ है ना, निर्धारित सूचक दिए गए हैं, उनके द्वारा ही जो प्रक्रिया है उसका क्या किया जाएगा? आकलन किया जाएगा। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित सीखने के प्रतिफल, शिक्षण एवं आकलन की प्रक्रिया का दीर्घकालीन उपकरण। समझिए चीज को दोस्तों, प्रत्येक विषय के हेतु निर्धारित सीखने के प्रतिफल शिक्षण, यानी सीखने के प्रतिफल शिक्षण एवं आकलन की जो प्रक्रिया है उसके लिए दीर्घकालीन उपकरण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट है मानदंड के रूप में सीखने के प्रतिफल के आधार पर समग्र रूप से जांचना ताकि संपूर्ण सीखना संभव हो सके। मानदंड के रूप पर जो सीखने का प्रतिफल है उसके आधार पर मानदंड के द्वारा सब कुछ जांचना ताकि दोस्तों जो भी सीखा है समग्र रूप से जांचना, जो भी संपूर्ण सीखा है उसका सीखना क्या हो सके? संभव हो सके दोस्तों। यह था दोस्तों सीखने सिखाने की प्रक्रिया।
आगे रहेगा दोस्तों हमारा मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन के अंदर क्या किया गया सीखने सिखाने में, सीखने के प्रतिफल में। सीखने के प्रतिफल का कोई प्रतीक से दस्तावेज संधारित नहीं किया जाता। जिस प्रकार हम कक्षा के अंदर जैसे ही हमने अगर टेस्ट दिया तो हमें नंबर बता दिए जाते हैं या हमें मार्कशीट जारी की जाती है जब फाइनल एग्जाम हो जाते हैं, तो ऐसा सीखने सिखाने के प्रतिफल में नहीं है कि आपको प्रत्यक्ष से दस्तावेज इसका दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इसमें नहीं की गई है दोस्तों। सीखने के प्रतिफल का कार्य वर्तुलाकार प्रक्रिया। अब यह वर्तुलाकार प्रक्रिया कैसे है मित्रों, यह इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आएगा, सीखने के प्रतिफल का कार्य रिक्त स्थान दे के प्रक्रिया है, सतत है, वर्तुलाकार है, रेखीय है, कैसे भी दे दिया जाएगा ऑप्शन, तो ध्यान से देख लेना। वर्तुलाकार आशय क्या है, जिसका आशय है कि अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम प्रक्रिया यानी शुरू से होकर मूल्यांकन तक पहुंचा जाए। अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन, जैसे सीखना है उसका जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अंत में क्या आता है मूल्यांकन, मूल्यांकन पहुंचा जाए एवं न्यून अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर कि बच्चे ने या बालक ने कहां पर कम अधिगम किया है, कम ज्ञान ग्रहण किया है, उसका पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाया जाए। तो एक बार यहां से शुरू हो यार, यहां पर पहुंच के वापस यहां पर आए, जहां पर हमारी कमजोरी मिली वहां पर आ गया, तो क्या हो गया वर्तुलाकार प्रक्रिया। सीखने से जो सीखने प्रतिफल है ये क्या हो गया वर्तुलाकार प्रक्रिया हो गई दोस्तों। यह है दोस्तों बहुत ही सिंपल चीज है, इतना ही है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनसे एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। विशेष बिंदु लेकर, शिक्षक के लिए प्रतिफल क्यों आवश्यक है, शिक्षक के लिए जो प्रतिफल है सीखने प्रतिफल ये क्यों आवश्यक है। शिक्षक को शिक्षण योजना बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो यहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से सीखने के प्रतिफल शिक्षक के लिए आवश्यक है क्यों, और ऑप्शन आपके एक यही रहेगा कि शिक्षक को शिक्षण योजना में मदद मिलती है, तो सही रहेगा। शिक्षण रणनीति, जो रणनीति होती है वो बनाने भी सीखने के प्रतिफल से शिक्षक को मदद मिलती है, इसलिए शिक्षकों के लिए जो प्रतिफल है वो आवश्यक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए क्यों, बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है ये, अवधारणाओं को जीवन में कैसे उपयोग करेंगे यह जानने में मदद मिलती है। कोई भी अवधारणा है, छोटी सी भी कोई अवधारणा है, उसको आगे के भावी जीवन है उसके अंदर जो बालक हैं वो कैसे उसको उपयोग करें, कैसे उसको अपने जीवन में उतारें, इसको जानने में जो बालकों को मदद मिलती है वो किससे मिलती है, सीखने के प्रतिफल से मिलती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सीखने के उद्देश्य शिक्षक के लिए होते हैं। जो सीखने के उद्देश्य आए थे ना दोस्तों वो किसके लिए होते हैं, शिक्षक के लिए होते हैं दोस्तों। सीखने के प्रतिफल छात्र के लिए होते हैं। जो सीखने के प्रतिफल यानी फल किसको मिलता है, छात्रों को, तो किसके लिए थे, छात्रों के लिए होते हैं, और मापन योग्य होते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया था कि जो ये सीखने के जो प्रतिफल है ये कैसे होते हैं, मापन योग्य होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में हमने सीखने के प्रतिफल टॉपिक देखा। एक बार कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दें, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। और इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके साथ संपूर्ण साइकोलॉजी शॉर्ट के अंदर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाइए दोस्तों प्ले स्टोर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।